हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो बच्चे नीट और जेईई मेन और एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैं हाई यील्ड पॉइंट्स की सीरीज़ डाल रहा हूँ वीडियो बना के, और ये उस सीरीज़ का वीडियो नंबर 23 है। और आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के मैं 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये तीसरा वीडियो है और एक वीडियो मैं और डालूँगा। टोटल 4 वीडियो इसके मैं डालूँगा। तो आपने इनको अच्छी तरह समझना है, करना है, और अगर आप कर लेंगे इन चारों वीडियोज़ को तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे पहले वीडियो की कंटिन्यूशन में ये भी वीडियो है, तो वहाँ पे मैंने शुरू किया था पार्ट, उसका ए मैंने किया था, अब मैं कर रहा हूँ बी। एक्चुअली आई एम डूइंग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, जिसको हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से बॉडीज़ आपस में कनेक्ट करी जाएँ तो उनका मोशन, उनकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, टेंशन कितनी पैदा होती है, ये सब कुछ इसमें आता है। तो बी जो है इसमें है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। तो इसमें पहले मैं लेता हूँ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज़ जिसमें 2 बॉडीज़ हों। तो मान लो आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, एक का मास m1, दूसरी का मास m2, और इनको मैंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगा के रखा हुआ है और इन दोनों पे मैं टोटल फोर्स लगाता हूँ F ऑन द साइड ऑफ द मास m2। अब इसका कोई फ़र्क नहीं है कि मैं m1 की तरफ फोर्स लगाता हूँ या m2 की तरफ फोर्स लगाता हूँ। हाँ, टोटल एक्सेलरेशन में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो बीच में फोर्स लगेगी उसमें फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो फोर्स कैपिटल F अप्लाई करी है ऑन द सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज़ विच आर प्लेस्ड इन टच विद ईच अदर, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो फोर्स मैंने अप्लाई करी है ऑन द बॉडी ऑफ मास m2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कनेक्टेड मोशन का तो याद रखो पहला स्टेप होता है वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो लॉ क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इन दोनों बॉडीज़ का जो सिस्टम बन गया उसकी एक्सेलरेशन a है, जब हम फोर्स कैपिटल F अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ मास m2, देन कैपिटल F इक्वल टू टोटल मास ऑफ द 2 बॉडीज़, दैट इज m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a, एंड देयरफॉर a इक्वल टू F ओवर m1 प्लस m2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहला स्टेप है कि आपने सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है। अब मान लो मैंने जो बॉडी मास m2 वाली है उस पर तो फोर्स लगाई है कैपिटल F, और वो दोनों बॉडीज़ को खींच रही है और उनमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है a। मान लो जो बॉडी ऑफ मास m1 है उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज स्मॉल f एज शोन इन द फिगर। नाउ व्हाट इज दिस फोर्स स्मॉल f डूइंग? It is moving the body of mass m1 with the same acceleration a, and therefore small f will be equal to mass of this body, that is m1 multiplied by a। m1 को वैसे लिख दिया और a की वैल्यू ये जो मैंने ऊपर निकाली f ओवर m1 प्लस m2 ये पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया स्मॉल f इक्वल टू m1 f ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, टच कर रही थी, लेकिन मान लो मैं दोनों बॉडीज़ को जिनके मासेस m1 m2 हैं उनको कनेक्ट करता हूँ आपस में विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। अगर स्ट्रिंग का मास हो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मान रहा हूँ। नंबर 1 कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है या फ्रिक्शनलेस है। तो जैसे मैंने ये फिगर बनाई है इसमें दोनों बॉडीज़ जिनके मासेस m1 m2 हैं उनको मैंने आपस में कनेक्ट किया है, जोड़ा हुआ आपस में विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। अब मैं फोर्स कैपिटल F अप्लाई करता हूँ ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ मास m1। तो मैंने ये टेंशन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं कि सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है। अब सिस्टम में दोनों बॉडीज़ आती हैं जिनका टोटल मास बन गया m1 प्लस m2, और टोटल फोर्स कितनी लग रही है? कैपिटल F। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैपिटल F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, एंड देयरफॉर a इक्वल टू F ओवर m1 प्लस m2, जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। अब मान लो
ये जो बीच में स्ट्रिंग है दोनों बॉडीज़ के, उसमें टेंशन है टी। अब आप देख सकते हैं मैंने टी टी 2 बार लिखा है। एक का एरो हेड है टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ मास m2 और दूसरे का है टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ मास m1। ये जो टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ मास m2 है वो लग रही है ऑन द बॉडी ऑफ मास m1, और जो एरो हेड है टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ मास m1 वो जो टेंशन है या फोर्स है वो लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m2। अब देखिए ये जो स्मॉल टी निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर आप फिगर देखें तो ये जो टी, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम होती है कि जो सिस्टम है उसमें से वो बॉडी निकाल लो जिसकी आपने, जिस पे फोर्स निकालनी है, जो भी करना है आपने उसको अकेली को, और फिर ये देखो उस पर कौन सी फोर्स लग रही है या फोर्सेस लग रही हैं और वो कितनी एक्सेलरेशन पैदा कर रही हैं। अब अगर आप फिगर देखें तो जिस बॉडी का मास m2 है उस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज़ ओनली कैपिटल T। सो दैट मीन्स ये जो फोर्स है, अगर मैं मास m1 लूँ तो उस पर दो फोर्सेज हैं, एक F और T, और जो फोर्स F है इट इज़ इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन और T है इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मैंने सेकंड मेथड लिखा है इसमें मैंने लिखा फॉर दी बॉडी ऑफ मास m1, आगे की तरफ फोर्स F, पीछे की तरफ फोर्स T, मास m1 है तो नेट फॉरवर्ड फोर्स होगी F माइनस T, तो F माइनस T इक्वल टू m1 इंटू ए और T इक्वल टू F माइनस m1 इंटू ए। F की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे मैंने, तो T आज इसको LCM लेके सॉल्व किया तो T आ गया m2F ओवर m1 प्लस m2। और अगर हम अकेली बॉडी जिसका मास m2 है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आप देख सकते हैं, फिगर देखो जो मेन फिगर है, यहाँ दोनों बॉडीज़ हैं, आप देखो कि m2 मास वाली बॉडी पे सिर्फ T फोर्स लग रही है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है राइट साइड पे मास m2 के लिए, उस पर मैंने सिर्फ एक फोर्स बनाई है T, क्योंकि जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो हम सिर्फ वो फोर्सेस कंसीडर करते हैं जो उस बॉडी पे लगती हैं जिसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस पे जो लगती हैं। वो बॉडी दूसरी बॉडीज़ पे कितनी फोर्सेस लगाती हैं वो हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे जो T और T दोनों पे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में T लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m2 और बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m1। सो अगर हम मास m2 वाली बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो मास m2 force T acceleration is the same equal to a, and therefore according to Newton's second law of motion T must be equal to m2 into a की वैल्यू पुट कर दो तो आप देख सकते हैं T की जो वैल्यू आई जिस मर्जी हम मेथड से निकाल लें दैट इज़ द सेम। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखो, द वैल्यू ऑफ T इज़ द सेम। सो जिस मर्जी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मान लो तीन बॉडीज आपस में टच कर रही हैं, एक का मास m1, दूसरी का m2, तीसरी का m3, और हम इन तीनों को पुश करते हैं विद ए फोर्स कैपिटल F। और पहला स्टेप क्या है कि हमने सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है। सिस्टम का मास कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3, फोर्स टोटल कितनी लग रही है F, और अगर सिस्टम की एक्सेलरेशन हो a देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैपिटल F मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 ब्रैकेट्स में डाल लो मल्टीप्लाइड बाई a एंड देयरफॉर a इक्वल टू F ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। अब जरा देखो ध्यान से, ये देखो मैंने बनाया कि तीनों पे तो फोर्स लग रही है कैपिटल F जिससे हम इन तीनों बॉडीज़ को पुश कर रहे हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे यहाँ से बॉडी ऑफ मास m2 शुरू होती है, वहाँ पे फोर्स लग रही है F1, और यहाँ पे बॉडी शुरू होती है ऑफ मास m3, वहाँ पे फोर्स लग रही है F2। तो अगर हमने F1 या F2 या दोनों की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ज़रा देखो फिगर, ये जो फोर्स F1 है ये क्या कर रही है, it is pushing the bodies of masses m2 and m3 with the same acceleration a, क्योंकि वो a सब के लिए सेम है। जैसे हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में जितनी मर्जी बोगीज हों, जितनी एक्सेलरेशन ट्रेन की है उतनी हमारी एक्सेलरेशन है, उतनी ही हर बोगी की एक्सेलरेशन है, इंजन की एक्सेलरेशन सब, बिकॉज दैट फॉर्म्स ए सिस्टम। तो सिस्टम की एक्सेलरेशन a है, इसका मतलब हर बॉडी की एक्सेलरेशन a है। तो ये जो F1 आएगी दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास, वो हो गया m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू m2 प्लस m3, और a की जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी वो पुट कर दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ F1।
और अगर बॉडी ऑफ मास m3 पे जो फोर्स पुश कर रही है उसको आगे वो F2 हो तो वो क्या कर रही है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन A in the body of mass m3 and therefore according to Newton's second law of motion F2 must be equal to m3 into A। m3 वैसे लिख दिया और A की जो ऊपर वैल्यू मैंने लिखी है 4m1 plus m2 plus m3, so that is how we can find F1 and F2। now अगर ये तीन बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों, जैसे ये मैं टोटल फोर्स लगाई F, तो m2 और m3 वाली मासेस में ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 आगे की तरफ, T1 पीछे की तरफ, और जो m2 और m3 में सेगमेंट है स्ट्रिंग की उसमें टेंशन T2 पीछे की तरफ और T2 आगे की तरफ। और जैसे मैंने आगे आपको बताया जो एरो राइट की तरफ है यानी कि टुवर्ड्स दी बॉडी ऑफ मास m3 है वो T1 एक्ट कर रही है m2 पे, और जो लेफ्ट की तरफ है यानी कि टुवर्ड्स दी बॉडी ऑफ मास m2 वो T1 फोर्स लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m3। इसी तरह ये जो राइट की तरफ एरो है जो कि टुवर्ड्स दी बॉडी ऑफ मास m2 है वो T2 एक्ट कर रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m1, और जो लेफ्ट की तरफ एरो है टुवर्ड्स दी बॉडी ऑफ मास m1 वो फोर्स लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m2। अब यहाँ भी मान लो सिस्टम की एक्सेलरेशन ये है, पहला स्टेप कनेक्टेड मोशन में होता ये है कि सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, तो A आ जाएगा इक्वल टू F ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर अब हम देखते हैं फॉर दी बॉडी ऑफ मास m3 जो सबसे जो सबसे आगे है जिस पे हमने फोर्स लगाई है, अगर आप देखें इसको, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आगे की तरफ फोर्स F और पीछे की तरफ फोर्स T1, तो नेट फोर्स कितनी हो गई F माइनस T1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई F माइनस m3A, A की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो तो T1 की वैल्यू निकल आई। देन फॉर दी बॉडी ऑफ मास m1, अगर m1 वाली मास वाली बॉडी आप देखो तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है T2 इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो इसमें कितनी एक्सेलरेशन पैदा कर रही है A, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन T2 मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू A। तो हमने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया। T2 निकालने का एक और तरीका है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ बॉडी m2 मास वाली बॉडी को कंसीडर करें अकेली को, तो इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रही है T1 और पीछे की तरफ लग रही है T2, तो नेट फॉरवर्ड फोर्स हो गई T1 माइनस T2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू A। अब क्योंकि हमने T1 निकाल लिया, A निकाल लिया, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, तो वो वैल्यू सेम आएगी जो कि हमने बॉडी ऑफ मास m1 का मोशन कंसीडर करके निकाली है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। देन एक डिवाइस होती है डायनमोमीटर, इसमें क्या है कि दो बॉडीज़ के बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देते हैं। तो मान लो ये जो बॉडीज़ हैं इनके मास m1 m2 हैं, ये m1 मास पे मैं फोर्स लगाता हूँ F1 टुवर्ड्स लेफ़्ट, और m2 मास वाली बॉडी पे या ब्लॉक पे मैं फोर्स लगाता हूँ F2 टुवर्ड्स राइट। तो जो टेंशन पैदा होती है इसमें स्ट्रिंग में जो कि स्प्रिंग से बैलेंस से जुड़ी हुई है वो T है। ये जो T जिसका एरो राइट की तरफ है वो लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m1, और इस तरफ जो राइट साइड पे T लिखा मैंने जिसका एरो हेड है टुवर्ड्स लेफ्ट वो लग रही है ऑन दी बॉडी ऑफ मास m2। और मान लो सिस्टम की एक्सेलरेशन है A, तो पहले तो हम A निकालेंगे। अगर हम मान लें कि F1 ग्रेटर देन F2 तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। अब देखिए सिस्टम की एक्सेलरेशन का मतलब मास m1 की भी एक्सेलरेशन A, मास m2 भी की भी एक्सेलरेशन A। नाउ फॉर दी बॉडी ऑफ मास m1 लेफ़्ट की तरफ फोर्स F1, राइट की तरफ टेंशन T, तो नेट फोर्स आ गई F1 माइनस T एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू A। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और ये जो दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है वो भी क्योंकि लेफ़्ट की तरफ जा रही है, इसका मतलब T इज़ ग्रेटर देन F2, तो लेफ़्ट की तरफ नेट फोर्स बच गई T माइनस F2, दिस मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू A, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है जितनी के पूरे सिस्टम की है। इसका नाम आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको डिवाइड करो, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T, तो T आ जाएगा आपका m1 F2 प्लस m2 F1 ओवर m1 प्लस m2। अगर आपको m1 दे रखा हो, m2 दे रखा हो, F1 दे रखा हो, F2 दे रखा हो, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ T आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो डायनमोमीटर है वो इसमें हम कहते हैं कि बताओ इस डायनमोमीटर की रीडिंग क्या आएगी, तो रीडिंग T के बराबर आएगी। तो
ये वैल्यूज़ पुट करके जो भी टी की वैल्यू आएगी दैट इज़ द रीडिंग गिवन बाय द स्प्रिंग बैलेंस और इट इज़ द रीडिंग ऑफ द डायनमोमीटर। देन मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्ट्रिंग इन ए मूविंग कैरेज, ये कुछ लिफ्ट से मिलता जुलता भी है पहले, कि सिर्फ एक फ़र्क आना है कि लिफ्ट जो है वो या तो अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड जाती है, या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, रेस्ट पे हो सकती है, जो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट। तो यहाँ पे जो कैरेज है, कैरेज का मतलब वो कोई कार, ट्रक या कोई और व्हीकल हो सकता है। तो मान लो उस व्हीकल में उसके अंदर हम एक मास लटका देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। तो अगर वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे रहेगी स्ट्रिंग, मास भी वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, और जो टेंशन पैदा होगी उसमें दैट विल बी इक्वल टू द ट्रू वेट दैट इज़ इक्वल टू mg। सो पहला केस है इफ़ द कैरेज इज़ एट रेस्ट और इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 0। तो इस केस में अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी नॉट नाम रख लेता हूँ मैं, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक जो कि सस्पेंड किया हमने, mg। m इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन प्लेस। लेकिन अगर वो कैरेज ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो फिर t, जैसे मैंने आपको लिफ्ट के केस में बताया था, t इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू mg इंटू 1 प्लस a बाई जी, और mg की मैंने वैल्यू ऊपर लिखी t नॉट, तो आ गया t नॉट इंटू 1 प्लस a बाई जी। तीसरा केस इफ़ द कैरेज इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, तो फिर t आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए, तो इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस ए बाई जी इक्वल टू t नॉट इंटू 1 माइनस ए बाई जी। और अगर जो कैरेज है वो मूव कर रहा है इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, अब यहाँ पे सूडो फोर्स की बात आएगी। तो क्या होगा, मान लो जो कैरेज है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स राइट, जैसे मैंने फिगर में बनाया विद एक्सेलरेशन a, तो ये जो ब्लॉक है ना इस पर एक सूडो फोर्स लगेगी ma, वो लगेगी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कैरेज। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कैरेज इज टुवर्ड्स राइट और ये लगेगी टुवर्ड्स लेफ्ट ma। नाउ द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी आर mg, its weight acting in the vertically downward direction, then tension in the string, and the tension always acts towards the fixed point, that is towards the point of suspension। और मान लो ये एंगल बनाती है स्ट्रिंग थीटा विद द वर्टिकल, और हो ये जाएगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन के उल्ट जाएगा। तो फिर मैं t के दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, t cos थीटा एंड t sin थीटा। और क्योंकि यहाँ पे ये मास जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, सो देयरफॉर net force acting on it must be 0. That is possible if t sin theta equal to ma and t cos theta equal to mg। इनको मैंने डिवाइड किया तो टेंजेंट थीटा आ गया a बाई जी, और यहाँ से हम टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं, फिर एंगल थीटा निकाल सकते हैं कि वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा। और अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर और ऐड कर दूँ तो टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देन पुलिंग ए चेन और ए हैवी रोप, मान लो आपके पास कोई चेन है या हैवी रोप है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, दैट इज़ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करी यहाँ पे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे सरफेस जितने भी मैंने कंसीडर किए दे आर फ्रिक्शनलेस। तो मान लो इस पर टोटल लेंथ इसकी L है और मास इसका m है और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज़ द सेम एवरीवेयर। सो इस पर मैं टोटल फोर्स F लगाता हूँ। तो पहले तो हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कितनी आएगी? स्टेप 1 फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई F बाई m, वेयर m इज़ द टोटल मास ऑफ द रोप और द स्ट्रिंग एंड a इज़ द एक्सेलरेशन, और F जो है मैंने जो फोर्स लगाई। अब वो कई बार पूछता कि बताओ ये मान लो मैंने ये जो स्ट्रिंग है या रोप है या चेन है ये ए बी है, तो मैंने बी पे फोर्स लगाई F टुवर्ड्स राइट। तो वो कहता है कि एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम बी कितनी टेंशन होगी, तो वो टेंशन मान लो T है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स कैपिटल F है ये पूरी की पूरी चेन या रोप को खींच रही थी विद एक्सेलरेशन a, लेकिन यहाँ पे अगर टेंशन T है एट ए डिस्टेंस x, और इस पॉइंट का नाम मैंने C रखा है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम b, यहाँ पे जो टेंशन है इट इज़ पुलिंग चेन और रोप ऑफ लेंथ कितनी बची, ये पीछे A से लेके C तक L माइनस एक्स, इतनी चेन को ये खींच रही है विद द सेम एक्सेलरेशन A।
तो इसलिए T विल बी इक्वल टू मास ऑफ चेन और रोप ऑफ लेंथ L-x इंटू A। तो अब क्योंकि चेन यूनिफॉर्म है, इसकी यूनिट लेंथ का मास हो गया m/l और फिर L-x लेंथ का मास हो गया m/l इंटू L-x और इंटू A आ गया F/m। ये वैल्यू पुट कर दी तो आ जाएगा 1 - x/l मल्टीप्लाइड बाई F। सो दैट इज़ द टेंशन at a distance x from the point B. Then next is चेन और रोप suspended vertically। मान लो ये एक रिजिड स्पोर्ट है, हम इससे एक चेन यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल M में लेंथ कैपिटल L सस्पेंड कर देते हैं और फिर उसके निचले एंड B पे मैंने नाम रखा है इस चेन का AB या रोप का AB। तो निचले एंड पे जो फ्री एंड है इसका, वहाँ पे मैंने फोर्स लगाई है F। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पैदा होगी नहीं क्योंकि वो उसको सस्पेंड किया है, तो ये मूव नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B, यानी कि ये पॉइंट P जो मैंने फिगर में लिखा है वहाँ पे कितनी टेंशन है, यानी कि वहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, तो डिस्टेंस दे रखा है पॉइंट P का फ्रॉम पॉइंट B इक्वल टू x। तो इसके ऊपर कितनी लेंथ बची L-x, तो T आएगा, ये ध्यान से सुनना, T विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द फोर्स F, यानी कि जो फोर्स F लगाई उसकी कौन सी फ्रैक्शन, उसका कौन सा हिस्सा कम्युनिकेटेड टू द पॉइंट P। यानी कि अगर मैं B पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ तो उस फोर्स की कौन सी फ्रैक्शन पॉइंट P पे लगती है, दैट इज़ इट्स मीनिंग, प्लस वेट ऑफ लेंथ कितना x जो कि B से लेके P तक है, x ऑफ द चेन और द रोप। अब देखिए कितनी लेंथ है टोटल चेन की, कैपिटल L, तो जहाँ रोप की कैपिटल L, फोर्स कितनी अप्लाई करी कैपिटल F, तो पर यूनिट लेंथ कितनी फोर्स लगी F/l, तो L-x पे कितनी लगेगी मल्टीप्लाइड बाई L-x। तो ये तो आ गया फ्रैक्शन ऑफ द फोर्स कम्युनिकेटेड टू द पॉइंट P, प्लस हमने करना है वेट ऑफ लेंथ x ऑफ द रोप, वो आ गया m/l इंटू x, यूनिट लेंथ का मास L लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m/l, x लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाई x, और ये मास आ गया इंटू g कर दिया, वेट आ गया, एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस। देन मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस। मान लो ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने हॉरिजेंटल सरफेस विच इज स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस, मैं फोर्स F लगाता हूँ, तो व्हाट आर दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे हम, इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हो गया mg अगर इसका मास m है, और नॉर्मल रिएक्शन आर इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई करी हमने टुवर्ड्स राइट, और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, देयरफॉर आर मस्ट बी इक्वल टू mg, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2, अगर एक्सेलरेशन ए पैदा होती है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F इक्वल टू m में, देयरफॉर A इक्वल टू F/m। ये तो हो गया जब हम फोर्स भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। लेकिन मान लो उसी ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजेंटल, अब यहाँ पे भी जो फोर्सेज हैं mg भी आएगी और r फोर्स भी आएगी, और अब ये जो F है इसके मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकता हूँ, F cos थीटा और F sin थीटा। ये जो कंपोनेंट F cos थीटा है इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो इसका मतलब फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कि एक्सेलरेशन A पैदा कर रही है, दैट इज F cos थीटा, and you know that force equal to mass into acceleration, and therefore acceleration equal to force over mass, that is A equal to F cos theta over m। और दूसरे फिगर से देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर टोटल फोर्स लग रही है R प्लस F sin थीटा, और नीचे की तरफ है mg, और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, therefore R प्लस F sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, और R मस्ट बी इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा। अब उसके बाद अगर हम पुश करते हैं विद ए फोर्स F मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एज शोन इन दिस फिगर, तो यहाँ भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, F के बनाए दो कंपोनेंट, F cos थीटा इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, F sin थीटा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन वो तो यहाँ पे भी F cos थीटा ही है, तो A आ जाएगा F cos थीटा ओवर m। लेकिन अब जो F sin थीटा है, इससे पहले केस में इट वाज एक्टिंग इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सो देयरफॉर इट गॉट एडेड टू R, लेकिन यहाँ पे इट विल बी एडेड टू mg, तो R विल बी इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा। देन इफ n बुलेट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर फायर्ड फ्रॉम ए गन पर सेकेंड, तो आपको पता गन विल रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन,
and if we want that we should keep the gun in its position, then we will have to apply a force on the gun in the forward direction, and that force is given by capital F equal to V into dm by dt. dm मतलब mass of the bullets which are fired per second, dt मैंने ले लिया 1 सेकेंड, और dm, और 1 सेकंड में कितने बुलेट फायर किए, n, एक बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m, तो उनका टोटल मास कितना बन गया, m इंटू n, तो dm की वैल्यू होगी m इंटू n, dt हो गया 1, v साथ है ही है, तो ये आ गया m n इंटू v। तो सीधे ही आपने क्या करना है, m की वैल्यू का मतलब हर एक बुलेट का मास, n की वैल्यू का मतलब 1 सेकंड में कितने बुलेट फायर किए, और v का मतलब कितनी वेलोसिटी से फायर किए, पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मान लो आपके पास एक पाइप है, उसमें से पानी या कोई और लिक्विड आ रहा है विद वेलोसिटी v, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है पाइप का a, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, और जो उसमें से पानी या लिक्विड निकल रहा है वो किसी दीवार पे जाके टकरा रहा है, तो इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दी वॉल, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू a v स्क्वायर इंटू रो, वेयर a इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, v इज द वेलोसिटी विद विच द liquid comes out of the pipe and hits the wall, and rho is the density of the liquid. So ये जो जेट ऑफ वाटर या लिक्विड निकलेगा पाइप में से, जब वो वॉल के जाके पे हिट करेगा तो इतनी फोर्स लगाएगा, v क्या है, वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से लिक्विड उसको हिट करता है, एंड व्हाट इज रो, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद में बेटा मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसमें हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और बहुत सी चीज़ें, और अगर फ्रिक्शन भी कंसीडर करें तो कनेक्टेड बॉडी का मोशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर। तो आपने बेटा एक काम करना है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप इन वीडियोस को देख के फ़ायदा पूरा उठा सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।